May I come in, sir? Yes, please do. Good evening, sir. बैठिए. Good evening. Thank you. So you are Mr. Raghavendra. Yes, And what's your medium of interview? Hindi medium, sir. Hindi. Okay. But you have been a student of English medium throughout? नो सर, कक्षा 12वीं तक सर मेरा हिंदी मीडियम था. उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश मीडियम में And your medium for the main examination was English? इंग्लिश. यस Okay. तो फिर आपने इंटरव्यू हिंदी में क्यों चूज किया? सर, मेरा जैसे कक्षा 12वीं तक जो थी पढ़ाई वो हिंदी मीडियम में ही रही, और मुझे लगता है सर मैं हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ. ज़्यादा कंफर्टेबल रहते जी हैं. सर. तो राघवेंद्र, इससे पहले कि हम आपका इंटरव्यू शुरू करें, हम चाहते हैं कि आप खुद हमें अपने आप से परिचित करवाएं. जी सर. तो अपने बारे में जो 6, 7, 8 बातें आपको महत्वपूर्ण लगती हैं, कुछ अचीवमेंट्स हों, कुछ बैकग्राउंड हो, वो सब बताइए, फिर हम आपसे बात करते हैं. जी सर. सर, मेरा नाम राघवेंद्र मीना है. मेरा जन्म मैं कोटा के मतलब राजस्थान के कोटा ज़िले का निवासी हूँ. ठीक है. सर, मैंने मेरी ग्रेजुएशन मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से की है. बीटेक मैंने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. उसके बाद सर मैंने पिछले साल भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ है, और अभी मैं ईओएल पर सर यहाँ कार्डर कौन सा मिला आपको? सर अभी कार्डर एलोकेट नहीं हुआ है. नहीं, लेकिन पता तो लग ही गया होगा आपको. सर, या तो मध्य प्रदेश मिलेगा या उत्तर प्रदेश, दोनों में से एक कार्डर मुझे मिलेगा. एलोकेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, उसके बारे में सब पता ही रहता है. जी सर, कैलकुलेशन तो की जा सकती है. तो एमपी या यूपी में से कुछ जी आपको सर. मिल जाएगा. ठीक है. तो इतना बढ़िया कार्डर मिल रहा है, इतनी बढ़िया सर्विस है, फिर क्यों आप इतनी मेहनत फिर से कर रहे हैं? सर, जब ये तैयारी मैंने स्टार्ट की थी तो मेरा जो मंशा थी सर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने की थी, क्योंकि सर उसमें जो डाइवर्सिटी होती है काम करने की वो पुलिस सेवा के कंपेरिजन में ज़्यादा है. बेशक सर पुलिस सेवा एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है, लेकिन सर जो अपॉर्चुनिटीज़ और डाइवर्सिटी प्रशासनिक सेवा में है वो सर मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें काम करके देश के विकास में योगदान दूँ. तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, जी सर. वो पार्शियली यूपीएससी का ऑप्शनल भी है ही, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. जी. तो फिर वो क्यों नहीं रखा आपने? मैं आपका फॉर्म देख रहा हूँ, उसमें लिखा है एंथ्रोपोलॉजी. इसके पीछे 2-3 सर मुख्य कारण थे. पहला सर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसका जो सिलेबस है सर वो काफ़ी बड़ा है, तो उसे सर उन 2-3 महीने मेंस के जो टाइम है उसमें कंप्लीट करना थोड़ा सा सर मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अपने फॉर्मूलाज और वो सारी चीज़ें होती है. दूसरा सर, मैंने कुछ सीनियर से बात की तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा कोई ऑप्शनल लो जो अपने सिविल सेवा में भी उसका एक योगदान हो, वहाँ के सिलेबस के साथ उसका लिंक हो. और सर पिछले 2-3 सालों के जो स्कोरिंग पैटर्न देख के भी लगा कि सर एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें जो पार्ट है सर बायोलॉजिकल वाला और जो सोशल कल्चरल वाला पार्ट है वो उसमें मेरा इंटरेस्ट भी था. जब मैंने उसे पढ़ा तो फिर मैंने इसी वजह से. एंथ्रोपो क्या होता है? एंथ्रोपो सर मानव से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें एंथ्रोपो कह दिए. मानव जो भी मानव युग है उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें उन्हें एंथ्रोपो में, जैसे अभी एंथ्रोपोसीन सर जो इपोक था, तो मानव जन्य या मानव निर्मित. एंड व्हाट इज एंथ्रोपोसेंट्रिज्म? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म सर मनुष्य पे केंद्रित चीज़ें, मानव पे केंद्रित चीज़ें. कुछ लोग जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हैं वो बहुत नाराज रहते हैं कि हम एंथ्रोपोसेंट्रिक हैं. जी. एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड. जी. क्या मतलब हो सकता है इस बात का? सर, इसका मतलब ये हो सकता है कि सर हम एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं, उन पे क्या कम ध्यान देते हैं. इस धरती पर सर और भी बहुत अन्य प्रजातियां हैं, तो उन पर भी हमें सर समान फोकस देने की ज़रूरत है. एंथ्रोपोसेंट्रिक ना होके सब जितनी भी प्रजातियां हैं उन सबके बचाव के लिए सर हमें प्रयास करने चाहिए. अगर शहर के लोग आपसे कहें कि भाई हम आपसे 5 बातें सीखना चाहते हैं, जी. भारत की 5 ट्राइब्स का नाम बताइए, उनकी एक एक विशेषता कि ये अगर शहर के लोग सीख लें जी. तो शहर के लोग और सभ्य हो जाएंगे. ऐसी कौन सी 5 ट्राइब्स हैं जी. जिनकी एक एक बात आप बताना चाहेंगे? जी. इंडियन या बाहर के ट्राइब्स भी ले सकते हैं. ठीक सर. सर प्रथम सर इंडिया में सेंट्रल इंडियन जितनी भी ट्राइब है सर, जैसे भील, गोंड, तो यहाँ पर सर महिलाओं को सम्मान देने की, महिलाओं को इक्वल फुटिंग पर रखने की, ये चीज़ सर देश को सीखने की ज़रूरत है. तो अब जेंडर सेंसिटिविटी सीखेंगे भील और गोंड से. सर और भी काफ़ी जो ट्राइब हैं उनमें सर ये चीज़ है. सर अंडमान में सर कुछ ट्राइब हैं, जरावा, सेंटिनली, जारवे. सर जरावा, सर जरावा बोलते हैं. ठीक है. जी सर. ठीक है. उनसे क्या सर सीखेंगे? सॉरी सर, मुझे उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अभी में हो सकता है कोई गलत. बात नहीं. उनसे तो क्या सर सीखना उनसे चाहेंगे? नेचर के साथ कैसे कोएग्जिस्ट करना है, कम रिसोर्सेज में कैसे सर्वाइव करना है, वो सीखा जा सकता है. ठीक है. सर गुजरात में एक ट्राइब है, सॉरी सर मैं उनका भी नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बन्नी जो ग्रासलैंड से उनमें वो रहते हैं, तो उनका सर जो शेर हैं एशियाटिक जो लाइन्स है, तो उनके कंजर्वेशन में, कोएग्जिस्टेंस में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो वो सीखा सर उनसे जा सकता है. सर जो जम्मू कश्मीर की जो ट्राइब है, गड्डी बकारवाल्स,
तो सर उनसे जो एक्सट्रीम कंडीशन में उनमें कैसे सर्वाइव किया जाता है, जब वो ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए सर्दियों में, तो सर उनसे वो सीखा जा सकता है कम रिसोर्सेज में सर्वाइव करना। बस सर मैं अभी इतना ही याद कर पा रहा हूँ। अंडमान में जो जारवे ट्राइब है, या जिसको आप जरावा जी शायद बोल सर। रहे हैं, उस ट्राइब के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो बहुत कम है, जी सर। और जो थोड़ा बहुत था वो भी पिछले कुछ साल पहले घटना घटी थी, उसके बाद से और कम हो गया है। जब एक वीडियो किसी टूरिस्ट ने बना लिया था जी उनका सर। डांस करवाते हुए, उसके बाद से बड़ा कंट्रोल कर दिया है। जी अब उस एरिया से जब कोई टूरिस्ट जाते हैं तो एक कन्वॉय बनता है, Yes, sir. पुलिस आगे पीछे होती है, और इस कंडीशन के साथ कि कोई इंटरेक्शन नहीं होगा उनके साथ, तभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। जी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अप्रोच थी जीएस घुर्ये की, जी एक अप्रोच थी नेहरू जी की, एक थी वेरियर एल्विन की। जी। आप मुझे तीनों अप्रोचेस बताइए क्या थी, और मुख्य धारा के लोगों का ट्राइबल्स के साथ इंटरेक्शन जी अलग अलग भारतीय क्षेत्रों में कैसे कैसे हुआ। जैसे आप मीना ट्राइब से हैं, जी जी मीना ट्राइब जिस तरह से मुख्य धारा के साथ कनेक्ट हुई, और जारवे ट्राइब को जिस तरह से मुख्य धारा से दूर रखते हैं, जी इस मामले में तीनों पॉलिसीज क्या थी? जी कौन सी पॉलिसी आपकी राय में सबसे बेहतर है? जी। सर जब भारत में ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया तो सर सबसे पहले वेरियर एल्विन जो थे उन्होंने सर एक स्ट्रेटेजी प्रपोज की, एसिमिलेशनिस्ट, मतलब ट्राइबल्स को सॉरी आइसोलेशनिस्ट स्ट्रेटेजी उन्होंने मुझे प्रपोज लगा की। आप बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। सॉरी सर। तो उन्होंने सर कहा कि ट्राइबल्स को आइसोलेट करके रखा जाए, एक नेशनल पार्क उन्होंने थ्योरी दी। नेशनल पार्क, उसका मतलब था कि ट्राइबल को बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग हटा के डेवलप किया जाए उनके हिसाब से। एंड दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग इन अंडमान निकोबार। जी सर, किस हद तक, क्योंकि उनका जो कॉन्टेक्ट है वो काफ़ी कम है। ठीक है। और उसके बाद सर फिर जो जीएस घुर्ये थे उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया वेरियर एल्विन को। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल उनके साथ उनको इक्वल फुटिंग पे नहीं रखना, डेवलपमेंटल जो अपॉर्चुनिटीज़ उन तक नहीं पहुंचाना होगा। और ये उन्होंने तो ये भी कहा कि जो ट्राइबल है वो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं और उन्हें इस मेन स्ट्रीम फोल्ड में इंटीग्रेट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने असिमिलेशनिस्ट उन्होंने स्ट्रेटेजी दी। लेकिन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें असिमिलेट करना अच्छा होगा क्योंकि उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है, उनका लॉस हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि एक इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच हो। उन्होंने ट्राइबल पंचशील का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ट्राइबल को उन्हीं की नीड के हिसाब से डेवलप करना चाहिए, उन पे कुछ बाहर से थोपना नहीं चाहिए, और धीरे धीरे उनके कल्चर को उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के लोग डेवलप करें। तो अभी वो हम सर करंटली फॉलो करते हैं। सेंटिनल आइलैंड क्या है, और वहाँ की ट्राइबल जो यूनिकनेस है वो क्यों बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए? जी सर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनलीज एक आइलैंड है। वहाँ पे सर सेंटिनलीज सर एक ट्राइब रहती है। सर उस ट्राइब का इतिहास ये है कि उनसे जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो सर सफल नहीं हुई। तो धीरे धीरे सर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई कि हमारी आइज़ ओपन रहेगी लेकिन हम उनके साथ कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या हाल ही में कोई दुर्घटना घटी है उस? जी सर, एक अमेरिकन मिशनरी, सर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उनका नाम जॉन चाउ था, तो वो वहाँ पे गए और उनकी हत्या हो गई। तो उन ट्राइबल का ये दिखता है कि वो अभी भी किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ट्राइब और कास्ट में क्या डिफरेंस है? क्या हम ये मान सकते हैं कि एक कॉन्टिन्यूम के दो पार्ट्स हैं, या ये अपोजिट चीज़ें हैं? जी सर, जो ट्राइब है वो उसकी सर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे निकल के आई है। जैसे सर उनका समाज से सर इकोनॉमिक जो उनका डेवलपमेंट है वो थोड़ा कम है, समाज से उनका कांटेक्ट कम है, आइसोलेशन में रहने की उनकी थोड़ी प्रवृत्ति है। कास्ट सर जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है, सर इन दोनों को एक कंटिन्यूम माना जा सकता है। आपको नहीं लगता कि बीणा समाज को ट्राइब की जगह कास्ट मान लेना चाहिए, क्योंकि सारी विशेषताएं वो अप्लाई हो रही हैं जो कास्ट की हैं, न कि ट्राइब वाली? जी सर, इस मामले में सर ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम एक स्केल दिया प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक ली और उन्होंने कहा कि एक 10 पॉइंट आई थिंक सर उनका एक स्केल था, उसके हिसाब से उन्होंने सर ट्राइबल को इंक्रीजिंग असिमिलेशन के मामले में बताया। लेकिन सर मीना जो जनजाति है उसका एक अपना एक इतिहास है, अपना एक कल्चर है जिसे वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो सर अभी तो मीना जनजाति को सर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी शेड्यूल ट्राइब में दिया गया है। तो अभी सर उनको पार्लियामेंट को लिस्ट बनानी होती है, पार्लियामेंट इस लिस्ट से उस लिस्ट में डाल ही सकती है। बिल्कुल सर डाल सकती है, लेकिन अभी सर जो उनकी यूनिक आइडेंटिटी है उसके हिसाब से तो सर वो अभी ट्राइब में ही काउंट। क्या यूनिक है जो अभी मीना समाज को एक ट्राइब के रूप में डिफाइन करता है? जी सर, मीना समाज का सर जो पहली बात तो सर उनका कल्चर, जो उनका पहनावा है वो सर यूनिक है। उनकी सर जो नेचर के साथ सर जो एक जो बॉन्डिंग है, जो उनका ग्रामीण जो परिवेश है सर वो थोड़ा सा यूनिक है। इसी वजह से सर उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा सा अलग माना जा सकता है। ठीक सर।